हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 8 सितंबर और आज हम 8 सितंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी देखते हैं। इसके साथ साथ वो सारे बिंदु जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं, जिससे हमारी एग्जाम में हम जो जो फैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं वो यदि हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सेशन जो है, पहला जो है हमारा टॉपिक आज का बिंदु रहेगा ये हमारा 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आज आप जानते हैं दोस्तों साक्षरता दिवस है और साक्षरता दिवस के अवसर पर जो है, जो प्रतिवर्ष जो है 8 सितंबर को हमारे यहाँ पर क्या मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको मनाया जाता है साक्षरता दिवस को। साक्षरता एक अच्छा बिंदु है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। साक्षरता केवल किसी एक देश द्वारा निर्धारित किया गया मापदंड नहीं है, ये अलग अलग राष्ट्रों द्वारा अपनी अपनी जो है अवधारणा है उसके अनुसार इसको माना जाता है। जैसे मान लो भारत के संदर्भ में देखूं तो आप साक्षर उस व्यक्ति को कहोगे जो 7 वर्ष का है, ठीक है, या तो वो बोल सकता है या किसी चीज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पर क्या है, साक्षरता की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार विश्व के अन्य राष्ट्रों ने अपने अपने यहाँ पर जो है साक्षरता को लेकर, लिटरेसी को लेकर क्या है, अपने अपने मापदंड निर्धारित किए हैं और इन्हीं मापदंडों के आधार पर वह अपने यहाँ के व्यक्तियों को क्या है, साक्षर मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षरता दिवस है आज और 8 सितंबर जो है आप जानते हो दोस्तों, 8 सितंबर को जो है अब क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, चलो थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर साक्षरता दिवस की। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1967 से। कहाँ से? 1967 से। 1967 से ही जो है, जब 8 सितंबर था 1967 को, तब से यह जो है दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, साक्षरता के अपने अपने मापदंड होते हैं, ये बात भी आप जानते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2024 की थीम क्या है। 2024 की अगर आप थीम देखने चलोगे साक्षरता की, तो इसमें इस बार क्या बोलता है दोस्तों, बहुआयामी या बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। कौन सी दोस्तों? बहुभाषी, जो अलग अलग भाषा है उन भाषाओं को क्या देना, बढ़ावा देना। आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। साक्षरता किस लिए होती है दोस्तों? शिक्षा हम क्यों अर्जित करते हैं? ताकि हम आसपास हमारा माहौल जो है उसको बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाए। कई बार साक्षरता के अभाव में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो बहुत मतलब जिनसे सिर्फ दोस्तों क्या होती है, अशांति ही फैलती है। तो यहाँ पर इस बात का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एक हमारे सचिव हैं, उनका नाम रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये है पूरा स्कूली शिक्षा के मामले में। देखो, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, क्या दोस्तों? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, और इस विभाग के सचिव हैं, इस विभाग के सचिव है संजय कुमार। क्या नाम है दोस्तों इनका? संजय कुमार। ये नाम आप याद रख लीजिएगा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिवों ने यहाँ पर संजय कुमार। अब बात समझना, इन्होंने हाल ही में दोस्तों यहाँ पर साक्षरता के स्पेक्ट्रम कार्यक्रम का अनावरण किया है। कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? साक्षरता के स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों ये कार्यक्रम है क्या? यह एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जो क्या करेगा दोस्तों, साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या करेगा, काम करेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर साक्षरता के स्पेक्ट्रम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये जो है हमारे संजय कुमार जी, इन्होंने इसकी क्या की है दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्षता की है। वर्चुअल रूप से किया गया है यह सम्मेलन और इसमें जो है शिक्षा से संबंधित जो भी बड़े बड़े व्यक्ति है उन सब ने इसमें क्या दी है, अपनी उपस्थिति दी है। तो यहाँ पर आपको ये बिंदु भी साथ में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है और प्रतिवर्ष 8 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, हमारा साक्षरता दिवस। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा दोस्तों राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में दोस्तों पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? ऐसा राज्य बन गया है जिसने 33% जो है महिलाओं को पुलिस बल में क्या दिया है, आरक्षण दिया है। ये मुद्दा थोड़ा सा समझना दोस्तों। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा,
क्या हुआ दोस्तों, बीजेपी ने एक चुनावी वादा किया था जब 2023 में चुनाव हुए थे, तो उसमें बीजेपी ने यह वादा किया था कि वह जो महिलाएं हैं उनको जो है आरक्षण देंगे पुलिस बल में 33%। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया है और 33% आरक्षण जो है कहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर राजस्थान में दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझना दोस्तों, राजस्थान के बारे में हम देखते हैं। ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान दोस्तों, जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आप पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखो, ये जो क्षेत्रफल है ये है जैसलमेर का, और यह जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसके साथ साथ राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो धौलपुर, यह धौलपुर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा, धौलपुर। तो यहाँ पर ये बात भी आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और सबसे पूर्वी जिला भी आपको यही लग रहा होगा, तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर गंगानगर देखिए दोस्तों, यह गंगानगर उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा क्या है, इसका दक्षिणी जिला है। तो यहाँ पर ये कुछ बिंदु है जो आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जैसलमेर जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। उसके बाद दूसरा है दोस्तों बीकानेर भी जो है क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है। किसका, राजस्थान का। बात करता हूं मैं अगर राजस्थान की दोस्तों, तो यह जो है देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। और राजस्थान के सीएम कौन है, तो भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम है ना। और हरिभाव जो है यहाँ पर इनके राज्यपाल है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ये कुछ बिंदु है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम फिर से हमारे अगले क्वेश्चन की वर्ल्ड स्किल की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं। वर्ल्ड स्किल 2024 फ्रांस में होने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम इंडिया का 60 सदस्यीय दल लियोन फ्रांस पहुंचा। दोस्तों, वर्ल्ड स्किल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम, वर्ल्ड स्किल कार्यक्रम। मतलब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जो स्किल्स है, अपनी जो कौशल है, उसकी क्या है, ये एक प्रतिस्पर्धा है। और इसका आयोजन होता है दोस्तों कहाँ पर, लियोन फ्रांस पर। यह नाम इंपॉर्टेंट है, आप इस नाम को रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है इसका आयोजन हुआ है और भारत ने अपने 60 सदस्यीय दलों को यहाँ पर भेजा है। कितने सदस्यीय दल दोस्तों, भारत के 60 सदस्यीय दल है। और इसके साथ साथ दोस्तों कितनी प्रतिस्पर्धाओं में ये हमारे 60 सदस्यीय दल जो है भाग लेंगे, 52 प्रतिस्पर्धा में जो है ये क्या करेंगे, भाग लेंगे। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये कब से कब तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो 10 से लेके 15 सितंबर तक इसका कार्यक्रम चलेगा। 10 से लेके 15 सितंबर तक जो है यह कार्यक्रम चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी दोस्तों, यहाँ पर लियोन फ्रांस जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और विश्व के लगभग 72 देश, कितने दोस्तों, विश्व के लगभग 72 देश जो है यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा देंगे, यहाँ पर शामिल होंगे। ये बिंदु भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले बिंदु की। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर पहले शनिवार में। देखो एक अच्छी कहानी है, ये पूरी बात समझना दोस्तों। पूरा ये केवल एक डेट ही याद नहीं रखनी है कि सितंबर के पहले शनिवार में जो है यह अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल कहाँ से शुरू हुई, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, तो ये मनाया जाएगा सितंबर के पहले शनिवार में। इतनी तो कहानी आपको पता है। जो अभी हमने मनाया है शनिवार, मतलब कल की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 7 सितंबर की, 7 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस को मनाया। और ये होते हैं गिद्ध। आप इन गिद्ध को देख लीजिए। देखो दोस्तों, थोड़ा सा गिद्ध की कहानी समझते हैं। गिद्ध जो है, अगर आप देखोगे, इनका संबंध हम मृत्यु से देखते हैं कि या जहां मृत्यु होगी, जहां किसी जानवर को, चाहे इंसान हो, जो भी है, यदि उसकी मृत्यु हो गई और वो कहीं ऐसी अनजान जगह पर खड़ा हुआ है, तो वहां गिद्ध आकर जो है उसको क्या है, नोचना शुरू कर देंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे। तो गिद्धों की जो है एक इमेज हमारे मन में ऐसी बन गई है कि ये क्या है, नकारात्मक चीज।
मतलब मन में क्या आ गई दोस्तों, नेगेटिविटी, कि यार यह जो है मृत्यु के समय आता है, और लोग जब मृत्यु का सुनते हैं किसी भी चीज में तो वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, नर्वस और नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर गिद्धों को लेकर भी आप एक बात समझना दोस्तों, जो गिद्ध है इनको लेकर भी क्या है, मन में एक यही भावना रहती है कि गिद्ध मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता। लेकिन यह जो है बहुत जरूरी है दोस्तों, गिद्ध जो है प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक पक्षी होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो कहानी समझना दोस्तों, यूके और साउथ अफ्रीका, यूके और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर इन दोनों देशों ने यह पहल प्रारंभ करी थी दोस्तों। कौन सी पहल प्रारंभ करी थी? गिद्ध के लिए जागरूकता फैलाने की। और इसी बात को ध्यान में रखकर 2009 से जो है प्रति वर्ष जो है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। दोस्तों पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे पक्षी है ये जो मेला ढोने का काम करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मेला ढोने वाला काम कौन करता है निम्नलिखित में से इन पक्षियों में, तो गिद्ध यह काम करते हैं। दोस्तों गिद्ध हमारे पर्यावरण को संरक्षण देने में, पर्यावरण को बचाने में और पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये बात भी याद रखिए, कई बार पशुओं को हम ऐसे ही जो है लोग, अगर कई लोग तो पालते भी हैं पशु, और यदि ऐसी स्थिति में कोई पशु नहीं रहता है तो उसको ऐसे स्थान पर जाकर छोड़ देते हैं जहां पर जंगल होता है। अब उस जंगल में वो कितने टाइम तक सड़ेगा और वहां तक कितने टाइम तक वो जो है अपनी जो है बदबू फैलाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में गिद्धों द्वारा उसको जल्दी उसको खत्म किया जाता है और प्रकृति को और प्राकृतिक तरीके से वापस संतुलन बिठाया जाता है। तो यहाँ पर गिद्ध को इस बात को लेकर मत समझिएगा कि मृत्यु से जुड़े हुए हैं इसलिए नेगेटिविटी ला रहे हैं। दोस्तों गिद्ध जो है वो क्या करते हैं, एक प्राकृतिक संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बात आपको ये यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यूके और साउथ अफ्रीका के सहयोग से 2009 से यह पहल प्रारंभ की जा रही है। अगर बात करते हैं गिद्धों की दोस्तों, तो गिद्ध क्या है, अभी यह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखोगे तो यह जो है अभी बहुत कम मात्रा में देखे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों लगभग यह प्रजाति विलुप्त होने वाली है, और इस प्रजाति को बचाने के लिए ही हम जो है अंतरराष्ट्रीय गिद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपने एक दवाई का नाम सुना होगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, डाइक्लोफिनोन। डाइक्लोफेनोन अगर आपने इस दवाई का नाम सुना है तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप यहाँ पर याद रख लीजिए। यह है पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली दवाई। इसमें पशुओं को जो है यदि उनको कुछ बीमारियां होती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात समझना, ऐसी स्थिति में यदि उस पशु की हालत खराब हुई, पशु बीमार हुआ और उसको ये डाइक्लोफेनोन दी गई, तो यहाँ पर जब उस पशु की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी स्थिति में ही जब उसको ये दी और वो बचा नहीं वो जानवर, और उसको फिर फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब गिद्ध उसको वापस जाकर खाते हैं तो वहां पर उस दवाई के कारण गिद्धों की मृत्यु होने लगी थी। धीरे धीरे बहुत सारी संख्या में गिद्धों में जो है कमी आई, और इसी बात को ध्यान में रखकर इस दवाई को फिर क्या करना पड़ा दोस्तों, बैन करना पड़ा। कई राष्ट्रों ने इसको बैन किया, बंद कर दिया, जैसे नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस दवाई को अपने देश में क्या है बंद कर दिया। भारत ने भी इसको कई हद तक जो है बंद कर रखा है। तो आप इस बात को भी यहाँ पर याद रखना, डाइक्लोफेनोन का संबंध सीधे सीधे गिद्धों से है, और इसकी वजह से जो है गिद्ध क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मर रहे हैं। नेपाल और पाकिस्तान ने 2006 में ही अपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया था दोस्तों, बंद कर दिया था। ये कहानी आपको याद रखना है गिद्धों से संबंधित। गिद्ध नकारात्मकता से जोड़े जाने के कारण जो है हम क्या करते हैं, इनको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रकृति को ध्यान में रखकर देखोगे, प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखकर अगर देखोगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों वरुण की, ठीक है। वरुण अभियान आपको याद रखना होगा दोस्तों, यह भारत व फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। पहली बात तो आप याद रखना वरुण क्या है दोस्तों, यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास है। ये वरुण नाम से आपको इस प्रकार याद रखना होगा कि यह एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों, फ्रांस और भारत कौन कौन देश है इसमें,
फ्रांस और भारत इन दोनों का यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर समन्वय की भावना से ये दोनों राष्ट्र क्या करेंगे, अपने यहाँ की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों को संचालित करेंगे जिससे इन दोनों की जो है यहाँ पर सैन्य व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। इसके साथ साथ आपको वरुण के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। 1993 में इस अभियान का प्रारंभ होता है दोस्तों। कब? 1993 में। और यहाँ पर जो आप वरुण नाम देख रहे हो, वरुण नाम जो है 2001 में यहाँ पर इसका नाम वरुण पड़ा। ठीक है, वरुण नाम 2001 से इसको बोला जाने लगा है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों सुपर तूफान यागी की। अगर मैं सुपर तूफान यागी की बात करूं तो यागी यहाँ पर आया है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्रियों में। जैसे आप देखते हो दक्षिणी चीन वाला एरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये वाला जो क्षेत्र है, जो आसियान वाला जो क्षेत्र है, उस आसियान वाले क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है कौन सा तूफान? सुपर तूफान यागी। 230 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला इस तूफान ने बहुत सारे लोगों को जनहानि की है। जनहानि के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लोगों के घर और सारी चीजें जो है उनकी तहस नहस कर दी है। तो यहाँ पर ये याद रखना, आपको नाम क्या है इसका? सुपर तूफान यागी। यागी नाम याद रखना। और आया कौन सा क्षेत्र में दोस्तों? ये आया है दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री में। मतलब दोस्तों आप केवल आसियान से याद रख लो कि आसियान में जो जो कंट्रियां हैं उन कंट्रियों को इसने क्या किया है, पूरी तरीके से प्रभावित किया है। आप इस बात को ध्यान में रखकर इसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले 2024 में एक और बेंगोर नाम से एक और जो है तूफान आया था दोस्तों, उसने भी बहुत तबाही करी है। तो बेंगुर और ये यागी, इन दोनों नाम को आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये देखो पेड़ तक कैसे बना दिए हैं, आप देखो यहाँ पर पूरे पूरे सारे पेड़ जो है एक ही साइड झुका दिए हैं, क्योंकि स्पीड से बहुत अच्छी खासी स्पीड से यहाँ पर हवाएं चलती है। आप जानते हो तूफान के बारे में, तूफान कैसे आते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं दोस्तों पुलिस सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस। पुलिस सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? 7 सितंबर। 7 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? पुलिस सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जो है यहाँ पर आपराधिक जो गतिविधियां है उनको कम करने के साथ साथ आपसी रूप से समन्वय रूप से जो है क्या करे, कार्य करे। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाएगा यहाँ पर? पुलिस सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस। कहानी समझते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी। 2023 में जो दोस्तों यहाँ पर किसकी 100वीं वर्षगांठ हुई है? 2023 में 100वीं वर्षगांठ हुई थी इंटरपोल की। किसकी दोस्तों? इंटरपोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। और यहाँ पर अगर हिंदी में भी अगर इसको समझोगे दोस्तों, इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन। इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। दोस्तों इसकी जो है 100वीं वर्षगांठ, मतलब दोस्तों 1923 में इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया गया था। 1923 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसी की 100वीं वर्षगांठ मतलब 2023 से जो है हम क्या है, पुलिस सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जो है एक समन्वय की भावना से काम करे, इसी बात को ध्यान में रखकर यह जो है दिवस मनाया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना होगा लियोन। और लियोन कहाँ पर है दोस्तों? फ्रांस में। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको देखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले बिंदु की दोस्तों। भारत ने 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर देखो अग्नि 4 सीरीज कौन सी है? अग्नि की ये सीरीज है। यदि आपसे अग्नि सीरीज की बात करें तो आप इसको तोड़ तोड़ के देखना दोस्तों, सारे में आपके यहाँ पर बिंदु जो है अच्छे से आपके डाउट क्लियर करवा देता हूँ। दोस्तों जब भी अग्नि 4 की बात करें तो आप यहाँ पर याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल। कई बार एग्जाम में पूछते हैं ये किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये इंटरमीडिएट क्या है दोस्तों? ये
मीडिएट बेलास्टिक मिसाइल। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी समझना, कहानी आप ये समझना दोस्तों कि इंटरमीडिएट बेलास्टिक मिसाइल जो है इसमें क्या है दोस्तों, क्या होता है। जब भी किसी बेलास्टिक मिसाइल की बात मैं करूंगा तो यह क्या करती है, पहले से ही अपना जो है क्या करती है, लक्ष्य निर्धारित कर लेती है, पूर्व में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेती है, फिर वहां पर क्या करती है दोस्तों, स्ट्राइक करती है। मतलब पहले से अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बना लिया और फिर वहीं पर जो है उसी रेंज में जाकर जो है क्या करती है, ये वहां पर फायर करती है, वहां पर मारती है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यम दूरी की जो यह बेलास्टिक मिसाइल है अग्नि 4, इसका क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। देखो अब सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ कहां पर दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर से। कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर से 6 सितंबर को जो है इसका क्या कर दिया गया, यहाँ पर परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पर देखना, एक तो पहले ये देख लेना कि पूर्व में लक्ष्य को क्या कर लेती दोस्तों, निर्धारित कर लेती है, पूर्व में ही ये अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करती है। अब कहानी समझना थोड़ी सी और आगे। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर अग्नि 4 जो है इसको बनाया किसने दोस्तों, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सब जानते हो यह जो है रक्षा अनुसंधान का काम करता है डीआरडीओ, और ये रक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये भी जानकारी आपको पता है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पता है, और न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये कहानी तो आपको इसकी पता है, और नहीं भी है तो आप देख लो। ठीक है, तो अग्नि 4 को स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, मतलब डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है, मतलब ये स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल है, ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखना है। और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, और उड़ीसा के चांदीपुर से दोस्तों 6 सितंबर 2024 के दिन इसका सफलता से क्या है, परीक्षण किया गया है। कहानी आपको पूरी क्लियर आ गई है। आपको याद ये रखना है दोस्तों कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता है इसकी 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। ये इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपना पूर्व में ही लक्ष्य निर्धारित करती है और फिर वहां पर मार करती है। इतनी कहानी आपको यहाँ पर इसको लेकर याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हमारे रिवीजन की। आज के जो है हमारा रिवीजन के क्वेश्चन कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। सारे पेरिस पैरा ओलंपिक से संबंधित प्रश्न हैं, और दोस्तों जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वैसे सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। बात करते हैं दोस्तों हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से। हरविंदर सिंह जिन्होंने अभी हमें क्या दिलाया दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड दिलाया है, उनका संबंध किससे है दोस्तों, निशानेबाजी से। शूटर है आप जानते हो, और हरविंदर सिंह का संबंध यहाँ पर किससे दोस्तों, निशानेबाजी से। इसी प्रकार अपने प्रोफेशनल करियर में 900 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों, तो यहाँ पर लियोनेल मेसी जो है, इन्होंने विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना रिकॉर्ड बनाया है, और प्रोफेशनल फुटबॉल में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 900 गोल दागे हैं दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारे, ये है हमारे फर्स्ट नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और मेसी जो है दोस्तों, मेसी 37 वर्षीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने लगभग कितने गोल दागे हैं, तो इन्होंने भी 838 गोल दाग दिए हैं, और दूसरे नंबर पर ये है। पहले नंबर पर 39 वर्ष के हमारे रोनाल्डो है, और यह किस देश से संबंधित है दोस्तों, यह पुर्तगाल से संबंधित है। सर्वाधिक गोल इन्होंने किस अपने फुटबॉल क्लब से डाले हैं, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड से इन्होंने लगभग 450 से भी अधिक जो है यहाँ पर गोल दागे हैं। बाकी अन्य और भी इनके 4-5 फुटबॉल क्लब है जिसमें इन्होंने खेला है, जिसके आधार पर इन्होंने 900 गोल किए हैं। कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपने डेब्यू मैच में पहला गोल जीतने वाले नीतीश कुमार का संबंध किस खेल से दोस्तों, बैडमिंटन में डेब्यू मैच में ही पहला गोल जीतने वाले नीतीश कुमार जो है, इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये भी याद रखना, और इन्होंने हमें क्या दिलाया दोस्तों, गोल दिलाया है। ये कहानी भी आपको पता है। बात करते हैं लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने जीता था यहाँ पर सिल्वर। कहां पर दोस्तों, टोक्यो में। अगर मैं टोक्यो की बात करूंगा तो टोक्यो में इन्होंने जीता था सिल्वर। किनने, प्रवीण कुमार ने। नाम याद रखना, प्रवीण कुमार। किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों है हाई जंप से। हाई जंप से ये संबंधित है। यहाँ पर जो है ये हाई जंप इससे संबंधित है, ऊंची कूद से ये खिलाड़ी संबंधित है।
और अभी इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक में क्या जीत लिया है, गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा अच्छा प्रश्न है, ये बन सकता है। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से? सुंदर सिंह गुर्जर दोस्तों क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो है, एक हाथ उनका यहाँ से इतना है नहीं, लेकिन फिर भी वो जेवलिन जो है फेंकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जिताया है और जेवलिन थ्रो से वो संबंधित है। ब्रॉन्ज मेडल के विजेता है हमारे सुंदर सिंह गुर्जर, राजस्थान से है ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले शरद कुमार का संबंध किस खेल से? शरद कुमार हाई जंप से संबंधित है, इन्होंने भी दोस्तों मेडल जीता है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, किन्होंने दोस्तों? शरद कुमार ने। नाम याद रखना, शरद कुमार, सिल्वर मेडल, हाई जंप। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं, हाल ही में कोटक जनरल इंश्योरेंस का नाम बदलकर ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया गया है। यह बीमा कंपनी कब स्थापित की गई थी? 2015 में इसे स्थापित किया गया दोस्तों। 2015 से यह कार्य करना शुरू किया है इसने, और इसका नाम जो है अभी कोटक जनरल इंश्योरेंस से हटाकर क्या कर दिया दोस्तों, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यूरिक ने 70% तक जो है अपनी हिस्सेदारी इसमें ले ली है। ऐसी स्थिति में इसका नाम परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसियां शुरू करने वाली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार हेल्थ एक बीमा कंपनी है जो स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों के लिए बीमा देती है, और यहाँ पर इसने दोस्तों ब्रेल पॉलिसी अपनाई है। कौन सी दोस्तों? ब्रेल बीमा पॉलिसी। तो ऐसी पॉलिसी अपनाने वाली जो है, यह जो है स्टार हेल्थ क्या बन गई दोस्तों, यहाँ पर पहली ऐसी बीमा कंपनी बन गई है। 2006 में इसने अपना काम प्रारंभ किया था, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ ऑडिट को मजबूती प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? ऑडिट को मतलब दोस्तों लोक लेखा रहता है, आपने लेखा जोखा देखा होगा, मतलब भारत के संदर्भ में देखोगे तो जैसे आपने नाम सुना है केक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों ये क्या करता है, भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत सरकार का जितना भी आय व्यय है उसका क्या करता है, लेखा जोखा करता है। तो यहाँ पर यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। यह तो है संवैधानिक रूप से इसको क्या दिया गया है दोस्तों, हमारे यहाँ पर दर्जा दिया गया है। जैसे मैं बात करूं केक की, थोड़ी सी कहानी समझना, यह है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है दोस्तों, भारत सरकार का जितना भी आय व्यय का जो काम है, जैसे राज्य की संचित निधि से भारत सरकार आय कर रही है, व्यय कर रही है, इसके साथ साथ जो राज्य है उनकी भी संचित निधियों से राज्य यदि कोई आय व्यय कर रहा है उसका भी लेखा जोखा ये रख सकता है। इसके साथ साथ ऐसी विधानसभाएं, मतलब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां पर भी यदि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, आय व्यय लिया जा रहा है, तो वहां का भी जो है यह लेखा जोखा अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो भारत में अभी जो है यहाँ पर लेखा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है किसके साथ समझौता किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यूएई के साथ भारत ने ये क्या किया है, यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, मजबूती देने के लिए यह काम किया है। जिससे क्या होगा, दोनों देश जो है अपने यहाँ के लेखा परीक्षण के बारे में एक दूसरे को बताएंगे, जिससे प्रशासन को संचालित करने में थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, देखो दोस्तों अगर मैं केक की बात करूं तो केक का यहाँ पर आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 148 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसकी बात करता है, यहाँ पर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की। यहाँ पर केक की बात करता है भारत एवं नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। वर्तमान में है कौन दोस्तों, ये याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे क्या है यहाँ पर दोस्तों, किए गए, और कौन से क्रमांक के है, 14वें क्रमांक के ये हमारे वो है। ठीक है, यहाँ पर केक की नियुक्ति कौन करता है भारत में, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है केक को क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, ये कहानी जो है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। दोस्तों हमने 8 सितंबर का को तो करंट अफेयर्स देखा ही, इसके साथ साथ 7 सितंबर के जो हमने करंट अफेयर्स के जो मुद्दे देखे थे उन सब के यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों रेगुलर यह क्लास रहती है, आप इससे जुड़िएगा। यकीन मानो आपकी एक समझ जो है उसको तो डेवलपमेंट में करवाऊंगा, उसका तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखो दोस्तों इसमें अन्यथा कोई सी भी चीज में शामिल नहीं करता हूँ,
जितना एग्जाम के लिए जरूरी है हम उस पर चर्चा करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं जो जरूरी है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।